हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। देखिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवल। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये अमेंडमेंट क्या है, संशोधन प्रक्रिया क्या होती है। आप सभी को पता है कि जो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सभी देशों के टोटल 60 कंट्रीज के संविधान देशों के इससे कुछ ना कुछ लेके हम लोगों ने इस संविधान को बनाया है। किसी से आप लोगों को पता है, जैसे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था, कहीं से फंडामेंटल राइट्स लिए थे, कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज लिए थे, कहीं से डीपीएसपी लिए गए। तो ये सारे के सारे चीज़ों को ले लाकर मिलाकर हमने इसे बनाया था। जब संविधान वेताओं ने संविधान को बनाया था तो उसमें इन्होंने ये सोचा था कि इस समय चीज़ें कुछ और है, आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जा सकता है, यानी कुछ जोड़ा जा सकता है या कुछ घटाया जा सकता है। तो उसी के आधार पर इन लोगों ने संविधान के अंदर जो है वो संशोधन प्रक्रिया दी, यानी कि एक आर्टिकल दिया, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब जो संविधान होता है, संशोधन की प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है। जैसे आप लोग का एक एग्जाम्पल लेके चल देते हैं। मान लीजिए आप लोग किसी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग नोट्स बनाते हो। मान लीजिए नोट्स जो बनाते हो वो आप लोगों को परमानेंट नोट्स हो जाते हैं या परमानेंट नोट्स नहीं होते। उसके आधार पर मान लीजिए किसी भी चीज़ के आधार पर, जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और आपने तैयार कर लिया कि जैसे मान लीजिए किसी रिवर के बारे में आपने टॉपिक उठा लिया कि ये रिवर है, इसमें आधार पर इसमें ये डिस्प्यूट चल रहा है और ये आपने सन 2018 में ये डिस्प्यूट्स वगैरह हुए थे। और उसके आधार पर आगे मान लीजिए कोई केस आता है, जैसे दो राज्यों के बीच कोई अलग कार्रवाई होती है, कोई अलग बात होती है, तो उसके आधार पर कुछ नए पॉइंट्स उसमें आते हैं, तो आप उन्हें नोट्सों में उन नए पॉइंट्स को जोड़ते हो। तो वही इसी प्रकार का मतलब किसी भी चीज़ में उनको जोड़ना या घटाना, वही सारी प्रक्रिया क्या कहला जाती है, आपकी संशोधन की प्रक्रिया कहला जाती है। देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका बात देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन क्या है। The procedure laid down its amendment in neither as easy in Britain or nor as difficult as in USA। देखिए, इससे पहले मैं बताने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया, हमारे जो संशोधन की ये प्रक्रिया है, ये आप लोगों के साउथ अफ्रीका से ली गई है। साउथ अफ्रीका कंट्री के सोर्सेज से है, जिससे हमने ये लिया गया, हमें ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वहाँ से ली गई है। तो उसी के आधार पर देखते हैं। द प्रोसीजर लेट डाउन इट्स अमेंडमेंट नाइदर एट इजी, यानी कि ये कहता है कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के समान भी नहीं है और अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन भी नहीं है। मतलब जैसे ब्रिटेन के अंदर इसमें जल्दी संशोधन करनी है, तो उतना आसान भी इसमें संशोधन करना नहीं है और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि यूएसए के संविधान में होता है कि यूएसए का बदलाव करना है। जैसे हमारे इसमें मान लीजिए हमें संशोधन करना है, किसी प्रकार संशोधन करना है, तो हमारे जो पार्लियामेंट को यह हक दिया गया है कि उसमें जो एमपीज होते हैं वो कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। परंतु इसमें जो स्टेट होता है, इसमें यूएसए के अंदर कम से कम 50 स्टेट जैसे हैं, मान लीजिए एग्जाम तौर पर इसके अंदर 50 हैं, तो सभी राज्यों से परमिशन लेनी पड़ती है किसी प्रकार का चेंज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है इट इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉट रिगिड बट आ सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी क्या कहता है कि भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। मतलब लचीला इस वजह से नहीं है कि इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, और कठोर इतना नहीं है कि इसमें आधा संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो देखा जाए तो दोनों चीज़ों का ये जो है मिश्रण है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 जो है वो डील करता है इससे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 300 कि ये जो आर्टिकल है, आगे बताऊंगा कि 368 आर्टिकल है जो संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। और इसमें देखिए जो इसको पार्लियामेंट है जो इसको शक्तियाँ दी गई, इसमें किसी भी चीज़ को ऐड कर सकता है, संशोधित कर सकता है, रिपील प्रोविजन कर सकता है एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन ऑफ दिस पर्पज, यानी कि किसी भी इसके उपबंध का संविधान शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें किसी पर्पज को पूर्ति करने के लिए इसमें इसका संशोधन कर सकता है। अब देखिएगा संशोधन करने की प्रक्रिया वही आती है। मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति है और मान लीजिए एक व्यक्ति कोई घर बनाता है
और घर बनाने के लिए, उसका हाउस बनाने के लिए मान लीजिए वो एक सिंपल छोटा सा घर बनाता है और उसमें 1 मंजिल बनाता है, 2 मंजिल बनाता है, तो कुछ साल बाद जैसे भी उसकी इनकम के सोर्स होती है तो वो उस घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहता है। और परिवर्तन करने के आधार पर जब वो परिवर्तन करता था, मान लीजिए पहले 2 मंजिल थी तो उसके बाद वो अब 3 मंजिल बनाना चाहता है, पहले उसने छोटा गेट रखा था तो मान लीजिए फ्रंट का गेट अब वो बड़ा रखना चाहता है, तो इस प्रकार से वो संशोधन कर सकता है, यानी कुछ जोड़ सकता है और कुछ को घटा सकता है। अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि जो संशोधन की बात आई थी वो सबसे पहले आई थी कि केशवानंद भारती केस जो 1973 था, इसमें सबसे पहले संशोधन की बात करी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड दोज प्रोविजन विच कंस्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहा गया था कि संविधान है उन व्यवस्थाओं को संशोधन नहीं करते जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित, वैसे संशोधन कर सकता है परंतु इसके मूल ढांचे को जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, प्रेम्बल वाला बताया था कि इसमें मूल ढांचे को छेड़खानी नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है घर का, कि एक व्यक्ति है मान लीजिए घर बनाता है, इस तरीके से घर बना रहा है वो, तो उसमें वो 2 मंजिल बना रहा है, 3 मंजिल बनाना है, 4 मंजिल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो छोटे गेट की जगह वो उसमें बड़ा गेट लगा रहा था, परंतु वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि उसको जो नींव बनी हुई है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता। यानी कि जो नींव जिस तरीके से बनी हुई है उसी आधार पर वो नींव बनी रहेगी। उसके बाद वो 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल जितनी भी इच्छा हो वो उसके आधार पर उसके बना सकता है। ऐसा का मतलब ये नहीं है कि वो 10 मंजिल की मंदिर बनाए, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी उसे। तो उसी के आधार पर इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का बदलाव वो नहीं कर सकता है। अब देखिए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की, इसमें जो अमेंडमेंट में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। जिस तरीके से बताया है कि इसमें जो प्रोसीजर की प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के तहत इसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया कर सकता है, परंतु कुछ निम्नलिखित आधार पर वो कर सकता है। अब जैसे देखिए कि इसमें जो संशोधन का जो आरंभ है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी initiated only by the introduction of bill of purpose of the either house of the parliament and not in the legislature। अब देखिए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कह रहा है। अब पार्लियामेंट आप लोगों को पता है कि जिसमें 3 चीज़ों में बनती है, लोकसभा, और दूसरा है आपका राज्यसभा, और तीसरा है आपका प्रेसिडेंट। यानी कि ये 3 मेंबर्स होते हैं जिसको मिलकर ये जो है पार्लियामेंट बनाई जाती है। यानी कि आइदर हाउस के मतलब कहता है कि दोनों में से कोई भी हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं वो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, और नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में नहीं, मतलब राज्य विधानमंडल में जैसे कि होता है, जैसे कि यहाँ पर लोकसभा होता है तो वहाँ पर विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है और तीसरा गवर्नर होता है। इस चीज़ से मिलकर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानमंडल का जो है वो निर्माण होता है। तो इस हिसाब से जो मतलब जो अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, परंतु राज्य विधानमंडल में नहीं ला सकती। और जिसका जो ये बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी मिनिस्टर के द्वारा। अब मिनिस्टर जो हमारे होते हैं, जो एमपीज हम लोगों ने बैठा रखे हैं, वो एमपीज जो किसी के द्वारा लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एमपीज होते हैं उनको अधिकार होता है इसमें चेंजेस करने का, क्योंकि इनको जो अधिकार दिया गया था, जब हमारे संविधान वेता था जिन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने कहा था कि आगे चीज़ें बदलती जाएंगी और इसमें कुछ ऐड करना है या उसमें से कुछ लेस करना है तो उसके आधार पर इनको हक दिया जाए। तो इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनको दी जा सकती है। मंत्रियों के अलावा बाय अ प्राइवेट मेंबर, जो मंत्री नहीं है, जो सदन में और व्यक्ति बैठते हैं, उनके द्वारा भी इस बिल को जो है वो स्थापित किया जा सकता है, परंतु डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन। यानी कि इसमें प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें राष्ट्रपति की जो पूर्ण स्वीकृति है वो आवश्यक नहीं। यानी कि इसके में राष्ट्रपति की परमिशन लेनी आवश्यक नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बिल होते हैं जिसमें हमें राष्ट्रपति की परमिशन जो लेना आवश्यक है, जैसे हमने धन विधेयक बिल, उसमें हमें राष्ट्रपति की परमिशन वगैरह लेना जरूरी होता है, तो इसके आधार पर इसमें जो है परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो बिल है ईच हाउस ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि प्रत्येक हाउस के द्वारा, यानी कि प्रत्येक जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों के द्वारा इसमें स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर मैं एक अलग से न्यू लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को उसमें पूरी डिटेल समझा सकूँ। बाकी इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज अ मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50%, दैट इज मोर देन 50
50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की बात कर रहा है, यानी कि आप लोग पता देखिए 545 जो हैं वो हमारे लोकसभा के अंदर हैं और 245 जो हैं वो हमारे राज्यसभा के अंदर हैं। यानी कि टोटल मिला के जो ये बैठते हैं 790 मेंबर्स है तो ये बैठते हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि जो टोटल मेंबर्स है उसके हाउस के उसके 50% के आधार पर ये बैठते हैं। और एंड द मेजॉरिटी ऑफ 2/3, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उसके आधार पर उसके बाद जो मेजोरिटी और 2/3 की मेजोरिटी चाहिए हमारे जो हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए जैसे 790 हैं, उसमें से एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि हमारे इसमें जो है वो 600 बंदे हैं इस समय जो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि 600 बंदे जो है वो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं, उसका 2/3 यानी कि 2/3 होता है, यानी कि अब 2/3 इसका निकाल लेते हैं कि 3 दूनी 6, यानी कि जो हमारे ये 200 बन गया हमारा, यानी कि 2 दूनी 400, यानी कि हमारे जो 400 पर्सन है वो हमारे प्रेजेंट में होने चाहिए। उसके आधार पर हमारे स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर इसको बिल्कुल जो है वो पास किया जाएगा। अब देखिए ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब जो प्रत्येक सदन है उस सदन को विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, यानी कि इसमें भी लोकसभा में भी आपके 2/3 रहेगा और आपके राज्यसभा जो है उसमें भी 2/3 की स्थिति रहेगी, यानी कि दोनों हाउसों में 2/3 से इसको पास कराना और बहुत जरूरी। और दूसरा मैंने आप लोग बताया कि ये जो बिल है वो किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। अब देखिए इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू, अगर इन दोनों में किसी भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउस के अंदर किसी प्रकार का यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सीटिंग, यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि दोनों सदनों के बीच अगर असहमति होने पर यहाँ संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं। आपको पता है ज्वाइंट सीटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत, और 108 के जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का अधिकार होता है वो किसको होता है? प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी भी जगह पर ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार होता है। द टू हाउस फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल, यानी कि इसको सदन में उपस्थित सदस्य के बीच मतदान के तहत जो है वो उसको पास करवाने के लिए बुलाने का अधिकार होता है, परंतु इस केस के अंदर उसमें अंदर ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। अब देखिए ज्वाइंट सीटिंग का ये केस में जब बुलाई जाती है, मान लीजिए एक जो सदन है वो बिल पास कर दे, दूसरा सदन बिल पास ना करे, तो इस आधार पर ये बुलाई जाती है। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मान लीजिए कि और जो संशोधन होता है वो दोनों के चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो दोनों के आधार पर मिलजुल के आधार पर इसमें इस तरीके की संशोधन प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है, इसलिए दोनों सदन से पास होना इसे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब मान लीजिए आगे देखता है कि इफ द बिल सीक्स अमेंड द फेडरेशन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल प्रोविजन की बात करते हैं, यानी परिसंघीय की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट आल्सो रेटिफाइड द लेजिस्लेटिव ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो है यदि विधेयक जो है वो संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, संघीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, फेडरेशन की बात कर रहा है, आपको पता है संघ की बात करते हैं यानी कि स्टेट और यूनियन दोनों वर्क करेंगे, और इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि आधे विधानमंडल। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मान लो कोई बिल पास करना है, उसमें इस समय मान लीजिए हमारे 29 स्टेट्स है और 29 स्टेट है, यानी कि कम से कम 15 स्टेट, 15 दूनी 30, 15 से 16 स्टेट्स की जो है वो जो रजामंदी है वो होनी जरूरी है, उसी आधार पर जो है वो बिल को पास किया जाएगा और बहुमत सदनों पर सदनों के बीच तहत जो है वो मत किया जाएगा। तो इसके आधार पर जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देता हूँ मैं, जीएसटी वाले को लाने के लिए जैसे कि कम से कम 16 राज्यों के जिससे लगेगा तो 16 राज्यों की जो परमिशन है उसकी आवश्यकता थी। आगे देखिए ये कहता है कि जब आफ्टर ड्यूली पास द बोथ हाउस द पार्लियामेंट, जब जो है संसद के दोनों सदनों से जो
पारित होना राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बिना जहां आवश्यक हो फिर भी राष्ट्रपति के पास ये भेजा जाता है। यानी कि दोनों सदनों से तो वो मिल गया, पास हो गया, दोनों सदनों से पास हो गया, उधर पे फिर आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर है उधर से पास हो गया, और उसके बाद जब प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट द असेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसकी परमिशन, उसकी सहमति लेने के लिए भेजा जाता है। और आपको पता है कोई भी बिल जो है वो अधिनियम जब बनता है पहले उसमें लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, और उसके सिग्नेचर होने के बाद जो किसी तरह से लॉ या कानून बन जाता है। तो उसी के आधार पर जो ये है प्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट के पास है जो उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है। और द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, और जो राष्ट्रपति है उस विधेयक को सहमति देता है, और इस आधार पर वो इस बिल को ना तो अपने पास रख सकता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स होती हैं, जब मैं आप लोगों को राष्ट्रपति वाले लेक्चर्स में मैं डिटेल में बताऊंगा कि जैसे उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां, तो इस सारे में उसमें जो होता है कि एक पॉकेट वीटो होता है जिसमें वो किसी बिल को, विधेयक को अपने पास रख लेता है, उसको बेचता नहीं है। तो उस आधार पर और कई बिल होते हैं जिनको वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। वो तो इस प्रकार के विधेयक को ना तो वो अपने पास रखता है और ना ही किसी प्रकार की सहमति के लिए उसको भेज सकता है वापस, यानी कि उसको उसकी सहमति देना अनिवार्य कर जाता है। और राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम एन एक्ट, और उसकी सहमति के बाद जो एक विधेयक है वो जो एक अधिनियम बन जाता है। और इस आधार पर संविधान संशोधन में और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। यानी कि जब सिग्नेचर हो जाता है तो कोई भी बिल, विधेयक है, लॉ बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में से आया बिल से सिग्नेचर हो दिया, फिर राज्यसभा में गया, उस पर सिग्नेचर हो गए, फिर प्रेसिडेंट के पास गए, उसको अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो जो कोई भी विधेयक है वो अधिनियम या फिर एक्ट या बन जाता है। अब देखिए इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कितने तरीके के जो संशोधन होते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि अनुच्छेद 300 आर्टिकल 38 के तहत जो हम संशोधन कर सकते हैं। ये देखिए दो टाइप के अमेंडमेंट करता है अनुच्छेद 378 के दो टाइप के अनुच्छेद होता है कि इसमें एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट होती है, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया है कि विशेष बहुमत के संसद का जो विशेष बहुमत है उस आधार पर, और दूसरा होता है द रेटिफिकेशन होता है हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के आधार पर जो हमारे आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाता है। अब साधारण बहुमत जो होता है, मान लीजिए साधारण बहुमत के आधे राज्यों के द्वारा वही है कि साधारण बहुमत जैसे कि सिंपल के आधार पर मान लीजिए हमारे उसमें 545 मेंबर्स हैं और 545 मेंबर है, उसके सिंपल मेजोरिटी के आधार पर जब 545 मेंबर्स के बारे में 545 मेंबर्स है, उसमें 5 सीट जो हैं वो खाली हैं, यानी कि बची कितनी आपके पास 540 सीट। और 540 सीट में जो 540 सीट बची, उस 5 सीट में मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो मेंबर्स प्रेजेंट तो है परंतु वोट नहीं करना चाहते, यानी कि 50 मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट में है परंतु वोट नहीं करना चाहते। अगर 500 में से हम इन्हें 50 को अगर लेस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाती हैं टोटल 450 सीट, यानी कि टोटल 450 सीट हमारे पास बच जाती है। और 450 का 50%, यानी सिंपल मेजोरिटी जो होता है उसमें 50% होता है, यानी कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है बन के 2 to 5, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 225। और 50% प्लस 1 की बात करता है, यानी कि 226 मेंबर्स होंगे, तो उसके आधार पर ये जो बिल है वो से पास कर दिया जाएगा, यानी कि अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। बट द सम अदर आर्टिकल्स, मतलब कुछ संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं अमेंडमेंट होता है सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कुछ अन्य जो संसद के साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। और ये जो बहुमत है वो आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस, यानी कि ईच हाउस की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला केस है उसके आधार पर सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ये होता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ समझाया। अब इसमें देखा है नोट ले दिस अमेंडमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 38, यानी कि ये जो संविधान संशोधन उच्छेद है उसके उद्देश्यों के तहत नहीं होते। मतलब ये 2 टाइप का होता है, परंतु 3 प्रकार का ये
होता है। इसमें 3 वेज दिए, यानी कि 3 तरीके से इसमें जो है वो संशोधन किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन द 3 वेज। सबसे पहला आता है अमेंडमेंट इन द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी 50%, मोर देन 50% के आधार पर। और दूसरा आता है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी वाला मैंने केस अभी आप लोगों को बताया था, बाकी जो मेन एक्सप्लेन करेंगे उसमें जो स्पेशल मेजोरिटी वाला जो लेक्चर्स है उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मेजोरिटी होती क्या है। और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संशोधन के उपराष्ट्रपति, यानी कि उनकी परमिशन मिल जाएंगे, उनके आधार पर उनके बाद जो है वो संशोधन कर दिया जाएगा। अब देखिए इनको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि साधारण बहुमत, संसद द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि संविधान के अनेकों में संसद के दोनों सदन जो है वो साधारण बहुमत के आधार पर इसमें संशोधन कर सकते हैं। 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों में, और द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि व्यवस्था है 368 की सीमा से जो बाहर दी गई है। दिस प्रोवाइड्स इंक्लूड, ये सारी की सारी दी गई है, जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन, एडमिशन ऑफ स्टेट न्यू डेज, जैसे कि अभी आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरी पढ़ाई थी, उसमें हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश कर सकते थे और कुछ राज्यों का गठन कर सकते थे, यानी कि 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते थे, या एक राज्य को काट कर हम उसको 2 राज्यों में, तो वो सारी की सारी बातें इसमें व्यवस्थाएं वो शामिल की गई। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट्स को बनाना, और दूसरा उनके क्षेत्र में, उनकी सीमाओं में या उनके नामों में परिवर्तन करना है, यानी कि नए राज्यों का निर्माण करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा है एमपी है, एमपी को काटकर जो है वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ बना दिया गया था, बिहार वाला था उसको एरिया काटकर हमने झारखंड बना दिया था, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में हमने करा था वो तेलंगाना बनाया था सन 2014 में। तो ये सारे के सारे इसमें नए राज्यों का स्टेट नाम कर दिया था, उसके बाद उनको नाम दे दिया था। अब नेक्स्ट देखिए राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी सम्मति, जैसे राज्य विधान परिषद है, आप लोगों को पता है कई राज्यों में नहीं है, जो कि उसका निर्माण करना है, उसकी समाप्ति करना है। नेक्स्ट आता है कि सेकंड शेड्यूल, यानी कि दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची के अंदर जो बताया गया था, दूसरी अनुसूची इसमें अलाउंसेज है, प्रिविलेज है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर, स्पीकर और जजेस के मतलब जो उनके भत्ते हैं, विशेष अधिकार है, उनकी बात करता है। नेक्स्ट आता है कोरम इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में गणपूर्ति। अब देखिए संसद में जो गणपूर्ति है, या आपको पता है संसद में गणपूर्ति की जब अगर बात करता है तो आर्टिकल 100 की बात करता है, यानी कि 100 क्लॉज 1, 2, 3, 4 इसके अंदर आते हैं। जैसे ये कहता है कि यदि संसद का जो अधिवेशन होता है उसमें किसी समय कोई गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष, यानी कि सभापति अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे, यानी कि सदन को हटा दे, और वह सदन नहीं चलेगा और ना अधिवेशन को तब तक के निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं होती है। गणपूर्ति जो होती है वो कुल सदस्यों के कुल संख्या का जो होता है वो 10वां भाग होता है। मान लीजिए एक तौर पर देते, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स यानी कि इसका 10% है कि अगर 10 मेंबर्स इसमें नहीं होंगे तो जो है सदन की कार्यवाही वो जो नहीं चलेगी, यानी कि इसमें अगर उस किस समय गणपूर्ति नहीं है तो वो सदन कार्यवाही नहीं चलेगी। इसमें जो कुल सदस्य का 10वां भाग है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड अलाउंसेज, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद है उसमें प्रक्रिया नियम है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इस कम्युनिटी, या संसद है या उनके सदस्य उनकी समितियों को किस तरीके के विशेषाधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से उनको अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि संसद में है जो वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है। नेक्स्ट आता है उच्चतम न्यायालयों का अवर न्यायाधीशों की संख्या, द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर न्याय क्षेत्र के यानी कि उनकी संख्या क्या होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है कि कॉन्फ्रेंसमेंट ऑफ द मोर जुडिशियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या कॉन्फ्रेंस ऑफ द मोर
सॉरी ये 2 बार लिखे कॉन्फ्रेंस ऑफ द, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्याय क्षेत्र हो उसको ज़्यादा महत्व प्रदान करता। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टेंडरशिप, यानी कि नागरिकता की प्राप्ति एंड समाप्ति की बात करता है। फिर करता है कि आपकी इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की बात करता है। फिर आता है आपका डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होती है उसमें। फिर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर 5th शेड्यूल के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। ये जो बात की गई है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 16 है उसमें 330 से लेकर 342 है, यानी कि अनुसूचित जातियों के बारे में वो किस तरीके से रहते हैं, यानी उनके प्रशासन से संबंधित उनके बारे में बात की। और 6th शेड्यूल है वो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात करता है, यानी कि 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। तो ये सारी की सारी बातें जो इसमें दी गई हैं, इसमें आपका इसमें एक पॉइंट और रह गया है जिसमें ये बताया गया है कि राजभाषा का प्रयोग, यानी कि जो आपकी राजभाषा है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें राजभाषा के प्रयोग में जैसे कि ये बताया गया है इनकी यूज ऑफ ऑफिस लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी ऑफिस लैंग्वेज है, यानी कि जो आपके देश के राजभाषा है उसका प्रयोग किस तरीके, और इस राजभाषा के प्रयोग को जो डाला गया है वो पार्ट 17 में डाला गया है, जिसमें आर्टिकल 343 एंड 344 की बात करता है, जो कि हमारे राजभाषा का प्रयोग बताते हैं किस तरीके से हम इसके अंदर राजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो हम सेंटर के अंदर करते हैं चाहे वो स्टेट के अंदर करते हैं। तो ये पॉइंट है गाइस, ये पॉइंट जोड़ लेना, सॉरी इसके लिए ये पॉइंट जो है वो लिखना भूल गया था मैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे देखिए बात करता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो है उसकी स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि संसद का जो विशेष बहुमत के द्वारा। इसे बताया गया कि द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि संविधान के जो ज़्यादातर उपबंध हैं उनका संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का जो बहुमत है वो 50% से अधिक के द्वारा किया जाता है, यानी कि मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50%, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था। और टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि जो टोटल मेंबरशिप उसके ईच हाउस का, और मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या का, और सदस्य कुल संख्या में चाहे फिर इसके अंदर उसमें 2/3 मतलब जो है कि जो प्रेजेंट उपस्थित रहे और वोटिंग का उसका 2/3। फिर आता है नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मीन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइज द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसीज और एब्स्टेंट, यानी कि इसमें सदस्य संख्या सदन कुल सदस्य से के उसमें जो मेंबर्स होंगे टोटल मेंबर्स वो होना चाहिए, चाहे वो उसकी रिक्तियां हों चाहे वो उसमें अनुपस्थिति, यानी कि कुल अभिव्यक्ति का मतलब कुल सदस्यता का मतलब है कि सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या, इस तथ्य के बावजूद कि चाहे उसमें रिक्तियां हो या नहीं हो उसके आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि द स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल बट वाई द विल एब्सेंट क्वेश्चन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल मेजोरिटी, यानी ये कहता है कि इस तरीके के जो संशोधन है वो व्यवस्था में शामिल है, यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता जो है विधेयक के तीसरे चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक है, परंतु बचाव के लिए देखा जाए तो विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। कुछ ही ऐसे चेंजेस हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी के आधार पर, आप लोग पता है मेजोरिटी जो हमारी पद्धति होती है सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, और लास्ट होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि इन तीनों मेजोरिटी के अलावा जो लास्ट मेजोरिटी होती है वो स्पेशल मेजोरिटी कहलाई जाती है, उसकी आवश्यकता है। अब देखिए इस तरीके के द प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द विस वे, यानी कि इस तरीके के जो संशोधन व्यवस्था इसमें शामिल है, जैसे कि इसमें फंडामेंटल राइट्स है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, डीपीएस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और दूसरा हमारे जो सभी प्रबंध है चाहे वो प्रथम और तृतीय श्रेणी संबंधित है उसके आधार पर हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में किसी चीज़ को घटाना है बढ़ाना है, अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं, डीपीएसपी को हटा सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हटा सकते हैं, मतलब संविधान के अंदर जो चीज़ हटानी है उसको हटा सकते हैं, जिस चीज़ में हम बदलाव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखने वाली बात है कि हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को
छुए बिना बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए बात करता है कि नेक्स्ट बात करता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एट द कांस्टेंट ऑफ स्टेट, यानी कि संसद के जो विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति के द्वारा जो है वो संशोधन किया जाने की। इसमें जो बात करता है कि जो कहता है कि नीति के आधार पर या संघीय ढांचे संबंधी संविधान को बंद को संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो है वो संशोधन किया जा सकता है, अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। इसके आधार पर इससे बात करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि परिसंघीय की बात करता है, यानी कि संघीय ढांचे की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है जिसमें राज्य और स्टेट यूनियन और राज्य जो दोनों काम करें, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के आधार पर। और यह भी बात करता है कि इसमें जो आवश्यकता होती है, इसमें जरूरत होती है कॉन्स्टेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बाय ए सिंपल मेजोरिटी, यानी कि आधे राज्यों की जो अनुमति वो भी आधार जरूर होती है, और वो किस आधार पर, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के आधार पर, यानी कि मोर देन 50% के आधार पर होती है। और जब उस आधार पर उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो वो बचे हुए जो राज्य विधेयक पर कोई कदम भी नहीं उठा सकते। इफ वन ऑफ मोर सम ऑफ द रिमेनिंग स्टेट टेक नो एक्शन ऑन द बिल, अगर वो पास हो जाता है, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने 29 राज्य है, 29 में से अगर 15 की स्वीकृति है, 16 की स्वीकृति मिलती है, यानी कि आधे राज्यों की जो स्वीकृति मिल गई, तो बाकी के जो राज्य है वो कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं, वो सभी को वो चीज़ माननी पड़ेगी। जैसे कि अब आप लोगों को पता है जीएसटी वाले केस में हुआ था, मतलब आधे से ज़्यादा राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और उसी के आधार पर सभी राज्यों में उसको लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर बात करता है कि उसमें इस पे अगर वो राज्य देते तो इससे सरकार पे जो है वो कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो देते हैं कि अगर आधे राज्य अपनी संस्तुति है तो औपचारिकता पूरी हो जाती है और विधेयक को स्वीकृति देने के लिए जो वो राज्यों की कोई समय सीमा निर्धारित है। देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन द स्टेट शुड गिव देयर कॉन्स्टेंट टू द बिल, यानी कि विधेयक पे अपने संस्तुति देने के लिए, अपनी राय देने के लिए उसे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। अब देखिए इससे बात करता है कि किन किन उपबंधों को इसके तहत जो संशोधित किया जा सकता है, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। आर्टिकल 54 और 55 इसके बारे में बात करता है। अब आपको पता आर्टिकल 54 इस 55 को बात करता है, यानी कि आर्टिकल 54 के बारे में आप लोगों को पता है क्या कहते हैं कि आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 55 है जो वो बताता है कि मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है वो रीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका निर्वाचन किया जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि हमें जो एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि केंद्र और जो राज्य है उनकी कार्यकारिणी शक्तियों का जो विस्तार किया जाना चाहिए। अब के राज्य की इनकी जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं आर्टिकल 73 एंड 162, यानी कि आर्टिकल 73 बताया था वो सेंटर की बात करता है, और आर्टिकल 162 है जो वो बात करता है स्टेट की, यानी कि 73 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का होता है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, और उसी आधार पर 162 है वो राज्य की बात करता है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कहा जाता है आर्टिकल 124 से 147, यानी कि उच्चतम न्यायालय की बात करता है। इसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में ये बताता है कि संघ की जो न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो सेंटर के लिए काम करता है। इसमें सारी चीज़ शामिल की जाती है, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका गठन कैसे हुआ था, इसमें न्यायाधीशों का वेतन है, फिर आपके एड हॉक जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होती है, फिर उच्चतम न्यायालय पर सेवानिवृत्त तो न्यायाधीशों की उपस्थिति रहती है। उसमें फिर बताया न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख है वो न्यायालय चाहता है, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है, उसकी आरंभिक अधिकारिता क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो ये सारी की सारी जो बातें की गई वो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 बनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो नोट करता है आर्टिकल 124 से लेकर 147, यानी कि संघिक न्यायपालिका। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 214 से 231, यानी कि ये बात करता है हाई कोर्ट्स की, जो कि राज्य के कोर्ट होते हैं, यानी कि जैसे आपका पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, मुंबई का है, ये सारे का यूपी हाई कोर्ट है, इन सभी के बारे में ये बात करते हैं। आर्टिकल 214 से
31 था। परंतु देखिए इसके अंदर अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं डाला गया, यानी कि सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स को नहीं डाले, यानी कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय ये बात करता है 233 से लेकर 237 के बीच में। और उसके बाद बात करता है आर्टिकल 241, यानी कि 241 कहता है कि आपके जो संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी आपको पता है भारत के अंदर 7 है, 29 स्टेट्स है, और ये जो यूटीज है यानी यूनियन टेरिटरी है वो टोटल 7 है, यानी कि ये आर्टिकल 241 है यूटीज को डिनोट करता है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि केंद्र और जो राज्य के बीच विधायी शक्तियां हैं उनका विभाजन करता है, आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक। यानी कि जो विधायी शक्तियां उनका वितरण करा गया है कि उनका जो संसद द्वारा राज्यों के लिए विधानमंडल द्वारा बनाई गई शक्तियों का विस्तार है, इनकी क्या क्या विषय वस्तु होती है, इनकी स्थापना बंद करने की संसद की क्या शक्तियां होती हैं, उनकी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो करार होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए क्या शक्ति बनाए, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है। तो ये सारे के सारा जो बताया गया है वो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में बताया गया है। नेक्स्ट आता है एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय है उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट आता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ये कहता है कि संसद में जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 38 इटसेल्फ, यानी कि संविधान का संशोधन करने की जो शक्ति और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल अनुच्छेद 368, यानी कि अनुच्छेद 368 है वो स्वयं इसके बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। अब आलोचक जो होते हैं आपको पता है कोई भी चीज़ बताइए उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं, यानी कि जो आलोचना वाले होते हैं। अब जैसे कि आपको आधार बताते हैं कि जो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वालों कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की कोशिश करता है, तो मतलब उसके द्वारा जो बताए हुए कोई भी कार्य रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रकार कमी निकलता है। अब देखिए इसमें आलोचक जो थे उन्होंने क्या क्या कहा है, इसे बताया कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेक्शन, यानी कि कहता है कि संविधान संशोधन किसी विशेष निकाय यानी कि संवैधानिक सभा, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पर लेता है एज ए यूएसए अमेरिका, या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है, यानी कि संसद को जो संविधान शक्तियां दी है व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में जो है राज्यों के विधानमंडलों को दी गई हैं। अब जैसे आपको पता है कि यूएसए में, जैसे मैंने आपको बताया था यूएसए के अंदर 50 स्टेट है, एग्जाम्पल के तौर 50 स्टेट हैं, और उनमें अगर उसको संशोधन प्रक्रिया करनी होती है तो वो सभी राज्यों से उसे जो है वो सर्वसहमति लेनी पड़ती है। और उसके आधार पर दूसरा देखिए कि द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट, यानी कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सारी शक्ति किस में निहित है, हमारे यहाँ पर संविधान में निहित कर दी गई है। और इस तरीके से इसमें जो अमेरिका के जो विपरीत राज्य विधानमंडल या राज्य है या मंत्रिपरिषद निर्माण या समाप्ति का जो प्रस्ताव है उसके अतिरिक्त कोई भी जो विधेयक है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता है। यानी कि अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो संसद है वो या तो इसे पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि संविधान के जो बड़े भागों के लिए संसद से ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन करते, मेजर पार्ट ऑफ द कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट अलोन आइदर बाय द स्पेशल मेजोरिटी बाय, यानी ये कहता है कि जो संविधान है उसको ये सारी शक्तियां दी गई है, चाहे वो विशेष बहुमत के आधार पर चाहे साधारण बहुमत के आधार पर संशोधित कर सकता है। और मतलब सिर्फ कुछ ही मामलों में जो है वो राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक है। ओनली फ्यू केस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड, यानी क्या कहता है कि कुछ ही मामलों में जो है वो सिर्फ राज्य विधानमंडल की जो है संस्तुति की आवश्यकता होती है, वह उनमें से आधे की। जबकि अमेरिका में जो प्रोसीजर अपनाया गया है कि वो बताया गया है 3/4 ऑफ द स्टेट, यानी कि 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यानी कि यूएसए में कह रहा है कि 3/4 बात हो आवश्यक है, और परंतु यहाँ कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि आधों के द्वारा ओनली हाफ देम
कर देगा, और जबकि आधे अगर नामंजूर करते हैं तो भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और ये कहते हैं कि गलत है। नेक्स्ट कही जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम, यानी कि संविधान ने जो राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी दी है या उससे विरोध में जो प्रस्तुत करने की जो भी समय सीमा निर्धारित नहीं की है, वह उस मुद्दे पर मौन है। यानी कि उसने कहा है कि जो राज्य है वो कितनी भी देर में कितना भी समय ले सकता है अपना जो रजामंदी है उसको देने पर, और उसके इस मुद्दे पर वह मौन है। क्या वो ये कहता है क्या वह बाद में इसे राज्य जो है इसे वापस भी ले सकता है? अगर मान लीजिए वो कहता है कि द स्टेट कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम, क्या वो इस राज्य को अधिकार को वो वापस भी ले सकता है? और नेक्स्ट आता है कि किसी संविधान से देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सेशन, मतलब किसी भी संशोधन के तहत में वो संसद के संयुक्त बैठक कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाता है एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कहते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करा जा रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि संविधान में संशोधन करा जा, उसके आधार पर आप लोग ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाते हो, यानी कि जो कहते हैं कि ये सबसे गलत है। और मतलब एक जो सिंपल सिटिंग, मतलब एक जो कोई भी ऑर्डिनरी एक जो सिंपल विधेयक बिल है उसको पास करना हो तो आप उसमें ज्वाइंट सेटिंग है यानी कि संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 के तहत, मतलब आप उसको बुला सकते हो। इस प्रकार से भी ये इनकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर द स्टेट दैट लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, यानी कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। ये केवल विशेष बहुमत वाले मामले में के यात्री के संविधान संशोधन को जो संसद उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। वो ये कहता है कि मतलब साधारण विधेयक के आधार पर भी आप लोग इसको पारित करवा सकते हैं, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया है वो उसके विधानमंडलीय प्रक्रिया का समान है। क्यों इसमें आप लोग विशेष बहुमत का रोल देते हैं? नेक्स्ट आता है द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अमेंडिंग प्रोसीजर टू स्टैटली, यानी कि संविधान प्रक्रिया संबंधी व्यवस्था है बहुत ही अपर्याय है और इन्हें न्यायपालिका को संदर्भ करने के व्यापक अवसर होते हैं, यानी कि टेकिंग द मैटर ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका से जो संदर्भ करने का व्यापक होते हैं। यानी कि ये कहता है कि डिस्पाइट दिस डिफेक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड द प्रोसेस है अप्रूव्ड बाय द सिंपल एंड इजी हैड सक्सीड इन मीटिंग द चेंज नीड द कंडीशन, यानी कि कहता है कि जो इसकी जो प्रक्रिया है उसको इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि वो सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो अपने हिसाब से जो परिवर्तन करा, और ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए, नॉट फ्लेक्सिबल और नॉट रूलिंग पार्टी टू चेंज द अकाउंट, यानी कि इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक परिस्थितियों को स्वीकार भी ना कर पाए। इस आधार मतलब ये कहता है कि सही ढंग से जो है वो होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लचीला होना चाहिए, बिल्कुल एक ऐसा होना चाहिए कि जिसको आधार पर हम ले सकें। और इसी आधार पर हमारे एक पर्सन थे जिनका नाम था केसी वेयर ने कहा था कि लचीले पर और जटिलता के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और फिर उसके बाद जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि जितना स्थायी हम इससे बना सकते हो, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसमें कुछ लचीलापन भी नहीं। यदि आप संविधान को कठोर और अस्थायी बनाते हो तो आप राष्ट्र की प्रगति को हमेशा के लिए क्या करते हो, रोक देते हो। तो इसी आधार पर जो हमारे पर्सन थे उनकी नई नई तरीके से स्टेटमेंट थी। आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो मूल संरचना। अब संविधान की जो मूल संरचना है वो क्या है वो देखते हैं। देखिए इसमें हम कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जब संशोधन हुआ था तो उसके आधार पर मूल संरचना थी कि जब बनाया गया था ये संविधान जब बनाया गया था तो उसके अंदर कुछ बातों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था कि इसमें ये संशोधन किया जाना चाहिए, इसके बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह इसमें किया, तो उसके आधार पर इसमें कुछ केसेस आए थे। जैसे सबसे पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 1951 में आया था, और दूसरा केस है जो हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, तीसरा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, चौथा है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, और पांचवा है बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में। देखिए इन केसेस को समझने की बात करते हैं। इमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि इमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर की अगर ये बात करता है तो किस तरीके से करते हैं, यानी कि मूल जो संरचना है उसका प्रादुर्भाव कैसा है।
देखिए यहाँ पर बात करता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट आर्टिकल अंडर 368, यानी कि जो मूल मौलिक अधिकार है उनको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, इसके अंदर जो संशोधन वो किया जा सकता है, हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री है। केम टू द कंसिडर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स, यानी कि ये कहता है कि जो संविधान के अंतर्गत जो संशोधन है उसके आधार पर यह बताया गया था कि इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी हमारी। और सबसे पहला जो केस आया था इसमें ये आया था शंकरी प्रसाद केस जो था वो आया था 1951 में, जिसके आधार पर बताया गया था, ये 4 को इस पर ध्यान मत देना, थोड़ी गलती से लिख गया कि शंकरी प्रसाद वर्ग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हमारा पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें आधार पर बात की गई थी ब्रिटिश कल्चर द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर बात हुई, यानी कि जो बात हुई थी वो हमारी हुई थी इसको, यानी कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार के। आपको पता है ये जो संपत्ति का अधिकार था हमारे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही इसको दिया गया था, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया था। उसके बाद इस जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर से इसको हटा दिया गया था, जो कि फंडामेंटल राइट्स था पहले हमारा, उसके बाद इसको हमारा एक लीगल राइट बना दिया गया था। और इसमें जो संशोधन किया गया था वो हमारे संशोधन के इसमें जो क्या नाम है इसका संशोधन करने के बाद जो 44वां संविधान संशोधन हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि 1978 के तहत इसको आर्टिकल 300A यानी कि अनुच्छेद 301 में डाला गया था इसे, और जो 301 में डाला गया था ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का 12वां भाग है जिसके अंदर डाला गया था, और इसको एक तरीके से लीगल राइट बना दिया गया था, यानी कि इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो इसमें जो संशोधन कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करके इसके अंदर जो है वो संशोधन कर सकता है, यानी कि संशोधन की जो शक्ति है वो मौलिक अधिकार में संशोधित शक्ति के अंतर्निहित है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 33। देखिए इस आर्टिकल 13 को समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें एक वर्ड लिखा गया है लॉ, ये जो आर्टिकल है वो आगे हमारे कई बार आएगा, तो सबसे पहले हम बढ़ने से पहले इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 13 कहता है लॉ यानी कि कानून, यानी कि विधि, यानी कि जो विधि शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि सामान्य विधियां या सामान्य कानूनी आती है। और इसमें जो संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि संवैधानिक नियम नहीं है, ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनता है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि संविधान की तरह नहीं है, तो उसको कानून नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको किसी तरीके से कानून नहीं माना जाएगा, उसको मना कर दिया जाएगा, उसको डिनाई कर दिया जाएगा कार्य करने के लिए, यानी कि अगर वो संविधान की सीमा से बाहर रहकर किसी प्रकार का कोई कानून बनाता। तो इसलिए कहा गया है कि इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, यानी कि संवैधानिक जो निकाय है वो नहीं है। द पार्लियामेंट कैन अब्रिज take away any of the fundamental rights by enacting a constitutional amendment such a law will not valid under article 13, यानी कि ये जो है अंडर आर्टिकल 13 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स करने लिए एक्ट करता है, तो वो जो है विल नॉट बी वर्ड अंदर आर्टिकल 13 के तहत उसको शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए इसको स्टार्ट करने पे से मैं इसके बारे में शंकरी प्रसाद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत ना रहे समझने में। देखिए ये जो शंकरी प्रसाद वाला केस है हमारा जो है, इसमें जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 है, ये उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के भाग दिए गए अधिकारों को
कम करती है। और अब भाग 3 आपको पता है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में जो दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करती है। यानी कि कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं मिलेगा जो 3 में अधिकारों को कम करती है या उन्हें छीनती है। और उसके बाद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि सब के जो अंतर्गत है वो विधि है, और भाग 13 में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण वह भी असंवैधानिक है। यानी कि वो ये कहता है कि असंवैधानिक है। अगर वो कोई कानून भी बनाती है, अगर बनाना चाहती है कि अगर वो कानून बनाते तो उसको संवैधानिक ना करके उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। और उसी तरह के जो हमारे उच्चतम न्यायालय के जो पर्सन थे जिन्होंने उस टीम में बैठे हुए थे, उन्होंने ये निर्धारित किया है कि संविधान के संशोधन की जो शक्ति है जिनमें मूल अधिकार भी शामिल हैं वो अनुच्छेद 368 में निहित है। और इसके अंदर वे सभी विधियां आती हैं जो सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाई जाती है, ना कि संवैधानिक संशोधन जो कि संवैधानिक शक्ति के प्रयोग द्वारा पारित की जानी चाहिए। अब देखिए, इसी के साथ जो शंकरी प्रसाद वाला केस है, इन्हीं के साथ एक केस और उठ के आया था जिसको इसमें जिक्र नहीं किया गया, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह प्रश्न भी जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उसने ये कहा था कि जो इसमें संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के मामले में दिए गए अपने निर्णय का अनुमोदन किया था, और न्यायालय ने यह कहा था कि संविधान निर्मातागण मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते होते तो निश्चय ही उनको इसके बारे में संविधान में स्पष्ट अनुबंध क्या होता। अब वो ये कहते थे कि अगर संविधान वो ये फंडामेंटल राइट्स को अगर संशोधन से अलग रखना चाहते या उसमें किसी प्रकार की कोई एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना चाहते, यानी कि उसे जोड़ना चाहते या घटाना चाहते, तो वो उसको एक अलग ही प्रोविजन देती, यानी कि उसको बिल्कुल संविधान वो जो उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया उससे बिल्कुल ही अलग रखते। नेक्स्ट आता है, बट इन गोलकनाथ केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट रिजर्व इट्स अर्लियर स्टैंड। यानी कि गोलकनाथ का जो मामला था, सेकंड मामला जो गोलकनाथ का 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले वाली जो स्थिति थी वो बिल्कुल बदल दी। यानी कि इस मामले में जो 17वां संशोधन अधिनियम किया गया था 1964 में, उसके संवैधानिक जो वैधता था उसको चुनौती दी गई थी। और उसमें चुनौती ये दी गई थी कि उसने कहा था कि जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था, और जिसमें जोड़ने के बाद ये बताया गया था कि सर्वोच्च जो न्यायालय है उसने ये व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई लोकोत्तर यानी कि ट्रांसडेंटल और अपरिवर्तित यानी कि इम्यूटेबल पोजीशन है वो स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। अब देखिए, यहाँ तक मैं आप लोगों को इससे पहले थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा कि जो गोलकनाथ केसेज है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में। जब ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला केस आया था तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो 6:5 के अनुपात से जो बहुमत आया, यानी कि 6 और ये अनुपात 5 के अनुपात में जो बहुमत आया था उसमें शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया था। और इसमें यह कहा गया था कि संसद जो है वो भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, परंतु इनमें जो एक मुख्य न्यायाधीश बैठे थे जिनका नाम था सुब्बाराव जी, उन्होंने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए अपने निष्कर्ष दिए थे। अब वो निष्कर्ष क्या थे एक बार सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान के संशोधन की जो शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 245, 246 और 248 में निहित है। यानी कि ये बात करता है 245, 246 और 248। अब 245, 246 और 248 क्या है? देखिए 245 का जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो अभी हमने लास्ट में जिक्र करा था कि इसमें संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ उनका वितरण करता है, उसके आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया गया है, और संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु है, और इसमें कुछ अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ दी गई, तो इनके आधार पर निहित है, न कि अनुच्छेद 368 के आधार पर। और अनुच्छेद 368 में केवल संसद की प्रक्रिया का उपबंध किया गया और संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं, यानी कि संशोधन जो है एक विधायी प्रक्रिया है। आगे देखिए, इसमें फिर एक और स्टेटमेंट इन्हें दी थी कि ये कहता है कि अनुच्छेद 13 में जो अनुच्छेद आर्टिकल
13 है, जिसके बारे में मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार इसका हम जिक्र करेंगे। ये कहता है कि अनुच्छेद जो 13 है उसमें प्रयुक्त जो विधि शब्द जो था उसके अंदर विधि है, यदि मूल अधिकारों को ये छीनता या न्यून करता है तो वो क्या है, शून्य हुए। यानी कि विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां तो सम्मिलित हैं, चाहे वो साधारण विधि हो, संविधान की संशोधन विधि हो। और इसके आधार पर मुख्य जो न्यायपति थे सुब्बाराव जी, उन्होंने कहा कि संविधान में मूल अधिकारों को जो काफी स्थान प्राप्त किया, प्रदान किया गया है और उन्हें संसद की शक्ति से परे रखा है। यानी कि अगर कोई भविष्य लक्ष्य प्रभाव भी सिद्धांत को लागू किया जाता है, यानी निर्णय का जो प्रभाव रहता है भविष्य लक्ष्य होगा, उसमें भी जितने भी संशोधन होंगे वो सारे के सारे विधिमान्य बने रहेंगे। किंतु इस निर्णय की जो तिथि संसद के जो भाग 3 के उपबंध में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा, उसमें मूल अधिकारों का आघात पहुंचता है। और इस प्रकार जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिया गया जो निर्णय ही सही है। यानी कि विधि शब्द के अंतर्गत केवल साधारण विधि आती है, हालांकि संविधान संशोधन की जो विधियां हैं वो नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ गोलकनाथ, यानी गोलकनाथ के जो मामले में है 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के प्रतिक्रिया में 24वां संशोधन अधिनियम किया गया था। यानी कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 किया गया था। अब ये जब अधिनियम किया गया था, इस अधिनियम ने जो अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया था, घोषित किया था। इसके बारे में देखते हैं कि ये जो संविधान का संविधान का जो 24वां अनुच्छेद संशोधन अधिनियम है ये क्या है। देखिए, उच्चतम न्यायालय जो गोलकनाथ केस आया था उसके मामले दिए गए निर्णय से उत्पन्न जितनी भी कठिनाई उनके दूर करने के लिए संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम जो था वो पारित कर दिया था। अब पारित करने के बाद ये कहा कि संशोधन ने अनुच्छेद 13(2) में ये कहा गया था, अनुच्छेद 13(2) का मतलब है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये संशोधन किया गया था। और इसमें एक नया खंड जोड़ा गया था जिसमें ये बताया गया है कि जो संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त शब्द विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया के उपबंध नहीं करता, वरन उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की भी जो है शक्ति है वो निहित की गई है। यानी कि यह उपबंध करता है कि जो संविधान, इस संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपने संविधान जो शक्ति है का प्रयोग करते हुए इस संविधान में किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इन अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही करेगी, यानी कि उसके अलावा नहीं कर सकती। और वह भी यह कहता है कि वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी सहमति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक को उसको अनुमति देने के पश्चात के स्थान पर ही वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। और तब जो भी शब्दावली रखी गई है, यानी कि इससे स्पष्ट हो जाए कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। यानी कि अगर लास्ट में अगर हम बात करते हैं इसके जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये कहता है कि 24वां संविधान संशोधन न केवल यह उद्घोषित करता है कि संविधान के संशोधन के अनुच्छेद 368 में निहित है, वरन यह कहता है कि परिवर्तन और निरसन, यानी कि एडिशन, चेंजेस और सब्ट्रैक्ट करना के रूप में संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति होगी। और ये संशोधन शक्ति जो उसके क्षेत्र को वो और ज़्यादा विस्तृत कर देगा। अब देखिए, इसमें द एक्ट अमेंडमेंट आर्टिकल 13 एंड 16 ये कहता है कि इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया और इसने बाद में उसके बाद ये घोषित किया कि अनुच्छेद 368 संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने का, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 उनको सीमित करने का और उसमें किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति, यानी कि ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 3 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जब हालांकि इन द केशवानंद भारती केस 1970 द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स जजमेंट इन गोलकनाथ केस, यानी केशवानंद भारती का जो केस आया था सन 1970 सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस, यानी गोलकनाथ के जजमेंट केस के द्वारा इसको अपने निर्णय को हटा देता, ओवर रूल कर दिया था। और इसने 24वें संविधान संशोधन यानी कि फेल्ड द वैलिड ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 स्टेट द पार्लियामेंट टू एम्पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स,
यानी ये कहता है कि 24वें संशोधन अधिनियम वैधता को बहाल रखा और यह व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को तो सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि एट द सेम टाइम इट ले डाउन अ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और मैंने अभी आप लोगों से स्टार्टिंग में जिक्र करा था कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति दी गई वो उसके दी गई है, परंतु उसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, यानी कि उसमें बेसिक उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। अब ये नेक्स्ट कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि जो आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट की पावर है डज नॉट इनेबल टू इट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे जो वो लागू नहीं होती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर पे लागू नहीं होती है तो दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अब्रीज और टेक अप द फंडामेंटल राइट दैट आर फॉर्म्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये कहता है कि अनुच्छेद 300 के संसद के संविधान अधिकारों को संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि जो आधारभूत ढांचे के इन्होंने बारे में बात करी है वो किस तरीके से कहा गया है। इन्होंने कहा है कि केशवानंद भारती के मामले में यह निर्णय जो था बहुमत ने बहुत स्पष्ट दिया था कि इसके प्रयोग द्वारा संविधान का आधारभूत ढांचे को जो नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि अब ये प्रश्न यहाँ पर यह उठ के आता है कि आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्व क्या हैं। यानी कि बहुमत के आधार पर इन्होंने कहा था कि बहुमत ने कुछ आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया है, किंतु यह भी स्पष्ट किया है कि ये केवल ये दृष्टांत जो स्वरूप है और प्रत्येक मामले के तत्वों पर इनका निर्धारण किया जाएगा। यानी कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, और जो हमारे न्यायमूर्ति सीकरी के अनुसार उन्होंने आधारभूत ढांचे के कुछ उदाहरण दिए थे जो संविधान के प्रस्तावना और उसकी संपूर्ण योजना में सरलता से प्रकट होते हैं। यानी कि उसने कहा था जैसे कि प्रेमबल में मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेमबल है उसका मूल ढांचा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि चीज़ों को हटा नहीं सकते, उसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा तो उसके अंदर 3 वर्ड नए जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को उसके अंदर जोड़ा गया। यानी कि उसके अंदर एक कमी नहीं कर सकते, परंतु उसके अंदर जो है वो हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें संविधान की सर्वोपरिता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके अंदर सरकार का गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्र का रूप था, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी शक्तियों का प्रतिकरण था, संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति थी। ये सारी बातें जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम कोई भी चेंज, किसी प्रकार का चेंज या बदलाव हम नहीं कर सकते। यानी कि इन्होंने कहा था कि द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द जस्ट जुडिशरी इनोवेटिव डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बाय एनेक्टिंग द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर बाय एनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। आपको पता है ये 42वां जो संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कहते हैं तो इसको लघु संविधान, यानी कि सबसे ज़्यादा जो संशोधन हुए थे वो इसी संविधान संशोधन के तहत हुए थे। यानी कि जब इमरजेंसी लगाए गए थे 1975 से 1977 उसके आधार पर इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए थे, और संशोधन करने का जो श्रेय जाता है आपको पता है इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने सबसे इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी और उसके बाद सबसे ज़्यादा संशोधन इन्होंने करे थे। इसी कारण से इसको जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान किसे कहा था। कई बार आप यूपीएससी में आपका क्वेश्चन आता है कि लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है जो वो लघु संविधान के नाम से है जो वो जाना जाता है। अब देखिए आगे देखता है दिस एक्ट अमेंड आर्टिकल 368, यानी कि इसमें अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड। यानी कि ये कहता है कि इस संविधान में अनुच्छेद 360 को संशोधन करिए घोषित किया गया कि संसद की जो विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती, वो भी किसी भी आधार पर, चाहे वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन का ही
बात क्यों ना हो। अरे भाई, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे करना है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे आप कर सकते हो, मौलिक अधिकारों को हटा सकते हो, पर हटा कैसे सकते हो? क्यों? जबकि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट साथ एक थोड़ा सा मजाक किया गया था कि मौलिक अधिकार जो वो है तो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग ही। जब बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते तो मौलिक अधिकारों को कैसे हटा सकते हो? यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात हो गई थी सरकार के साथ थोड़ी सी मजाक वाली। फिर कहता है कि नेक्स्ट केस आता है द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स केस 1980, यानी कि ये मिनर्वा मिल्स वाला केस था जिसमें बताया गया कि इस प्रावधान को जो अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसमें जो है न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी कि संविधान की जो मूल विशेषता ये थी, उसमें ये थी कि अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले लागू करते हुए न्यायालय ने कुछ विशेषता दी थी, यानी कि applying the doctrine of the basic structure with respect to article 360 and the court held that। इसने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि ये कहता है कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कन्फर्ड अ लिमिटेशन अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम सीमा अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकता। यानी कि इट कैन बी द पार्लियामेंट कैन नॉट द अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर्स एनलार्ज एट एवरी पावर इनटू द एब्सोल्यूट पावर। वास्तव में जो है ये सीमित संसद की संशोधनकारी शक्ति संविधान के मूल विशेषताओं में से एक है, और इस जो संसद की सीमाबद्ध इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 360 अनुच्छेद 368 के अंदर अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर इसको निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती। यानी कि संविधान को रद्द अथवा मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। इट कैन नॉट बी राइट टू द रिपील और एब्रोगेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक फीचर। ये कहता है कि सीमित शक्ति का अदाता यानी उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। द डोनी ऑफ द लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ द दैट पावर कन्वर्ट द लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड वंस, यानी कि उसमें बदल नहीं सकता। देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। ये जो केस आया मिनर्वा मिल्स वाला, इसमें देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात की गई थी। इसमें जो बताया गया था कि ये इसमें एक अनुच्छेद हुआ था जो कि इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा कि इसमें जब ये केस चल रहा था मिनर्वा मिल्स वाला, उससे छोटे से पहले था, क्या आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर इसमें केशवानंद भारती वाले मामले में जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो है अनेक विनियोजनों में जो है वो लागू कर दिया गया था। यानी कि ये कहा गया था कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होना है और ना ही इसमें संशोधन किया जाएगा। अब देखिए मिनर्वा मिल्स मामले में ये कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय निर्धारित किया कि संविधान के जो आधारभूत तत्व हैं वो किस तरीके से हैं। देखिए संसद की शक्ति का संसद की संविधान की सीमित शक्ति है, उसके बाद कुछ अधिकारों में राज्यों को निर्देशक तत्व हैं, कुछ मामलों में मूल अधिकार दिए गए हैं, कुछ मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की बात भी करता है इसके अंदर। तो ये सारी जो इसके आधारभूत मूल तत्व दिए गए थे। और इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन जो अधिनियम था, इसमें बताया गया था कि इसमें जो इसकी कठिनाइयों दूर करने के लिए पारित किया गया था और इस आधार के संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करना था। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है मिनर्वा मिल्स केस, जिसको बारे में मैंने बताया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसे भी कि जो मिनर्वा मिल्स भारत संघ का मामला था, ये सन 1980 का था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो बताया 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बिठाई थी। अब उसमें जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया था वो तो एक तो मिस्टर चंद्रचूड़ थे, दूसरे न्यायाधिपति श्री गुप्त थे, तीसरा उंटवालिया थे, चौथा कैलाशम थे और 5वें श्री भगवती थे। ये सारे के सारे व्यक्तियों ने एक मत से निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 में 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए जो खंड थे उसमें 4 और 5 उस जिसके द्वारा संविधान शक्ति को जो संशोधन शक्ति वो असीमित बना दिया गया था। यानी कि वो जो कहते थे कि वह असंवैधानिक, क्योंकि वह संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान करते थे और इस प्रकार संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते थे। फिर न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया
कि भारत में जो संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद सर्वोच्च। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता है ना कि संसद की। संसद अपनी सीमित संसदीय शक्ति को बढ़ा नहीं सकती, और संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्व है। जब हम इसके बेसिक फीचर्स को उसमें किसी प्रकार चेंज नहीं कर सकते, और जबकि इसको कोई शक्ति नहीं है। और ये जो संशोधन की प्रक्रिया वो किसके अंदर है? संविधान के अंदर। मतलब जिस चीज के अंदर आप कार्य कर रहे हो उसी चीज को आप नष्ट कैसे कर सकते हो, उसको किस तरीके से उसमें बदलाव कर सकते हो, ये सारी की सारी शक्ति इसमें दी गई। यानी कि इनके आधार पर कहा कि भारत में जो संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद सर्वोच्च है। अब देखिए नेक्स्ट केस आता है वामन राव केस 1981। ये जो था वामन राव केस भारत संघ के मामले में था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने जो वो निर्णय दिया था कि जिसमें बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो मामला था 24 अप्रैल 1973 का था, जिसमें केशवानंद भारती के मामले के फैसले कुछ दिन बाद अधिनियम में जो संविधान संशोधनों पर लागू हो गया था। यानी कि इसके अंदर क्या था, देखिए इसने कहा था कि जिस दिन केशवानंद भारती के मामले में निर्णय हुआ था वो तब तक के सभी संवैधानिक संशोधन जिसमें वो सभी शामिल थे और जिनके द्वारा समय समय पर 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था वो विधिमान्य और संवैधानिक है। किंतु इस तारीख के पश्चात 9वीं अनुसूची में किए गए संवैधानिक संशोधनों की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे संसद की संवैधानिक शक्ति के बाहर है और संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। यानी कि इसमें किसी प्रकार के संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हो, परंतु बिना संविधान के आधारभूत ढांचे को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना। तो इस आधार पर इनकी स्टेटमेंट जो थी वो दी गई थी, और उसमें फिर अलग तरीके की स्टेटमेंट जो और भी पर्सन थे जिसमें आधार पर रहेगा। फिर हमारे एक एसपी संपत और भारत संघ के मामले में भी अनुच्छेद 323 के बारे में जो कि हमारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के बारे में बात किया गया था। तो कई तरीके के आए थे इसमें केसेस। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल संरचना के जो तत्व हैं वो सारे कौन कौन से थे। द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट उसको अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 368 कि वो संविधान के किसी भी पार्ट में वो अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल यानी फंडामेंटल के साथ भी फंडामेंटल को साथ में लिया, परंतु अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के जो मूल भाग है उसको बिना संशोधन किए हुए। द सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइंड और क्लैरिफाइड एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसमें संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो, और सर्वोच्च द्वारा यह परिभाषित स्पष्ट किया गया है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से और किस किस तरीके से हैं। और फ्रॉम द वेरियस जजमेंट ऑफ द फॉलोइंग हैड इमर्ज एट द बेसिक फीचर, यानी कि वह कहता है कि विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित जो घटक है मूल संरचना में तत्वों वो घटकों के रूप में पहचान की जा सकती है। वो कौन कौन से घटक है? सारे के सारे, जिसमें बताया गया था कि सुप्रीमोसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया कि सुप्रीमोसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता दी गई है ना कि पार्लियामेंट की। क्यों? संविधान सर्वोच्च है ना कि पार्लियामेंट। दूसरा कहता है कि सोवरन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी है। जैसा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया था कि संविधान की वो भारतीय राजनीतिक में सार्वभौम है, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति की है, जिसमें डिटेल मैंने आप लोग कर दिया। सोवरन का है, संप्रभु है, यानी कि कोई भी किसी भी बाहरी आंतरिक मामलों किसी प्रकार से किसी भी दूसरे देश की कोई भी निर्णय या सहमति नहीं ली जाएगी। डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रात्मक है, रिपब्लिकन है, गणराज्य। और नेक्स्ट है सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, उसका राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो है वो संघीय स्वरूप है जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, राज्य और
सेंटर केंद्र, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, यानी कि सभी पब्लिक है उसको किसी प्रकार से जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी लोग वो एकता के साथ रहेंगे, अखंडता को बनाए रखेंगे। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जिसमें सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। आपको पता है आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर दिए गए हैं कि जो कि एक समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए थे। जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। और फिर इस देखिए इसमें एक न्यायिक पुनरावलोकन में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा इस संविधान द्वारा भी अपवर्जित किया नहीं जा सकता, यानी कि इसके आधार पर संविधान द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे अपवर्जित नहीं किया जा सकता। ये जो केस आया था वो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय की जो 7 सदस्य संविधान पीठ थी उसने सर्वसम्मति से यह अध्ययन किया था कि जिसके द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226, 27 के अधीन न्यायालय के अधिकारों को प्रशासनिक अभिकरणों से समाप्त कर दिया गया था। और इसमें बताया गया था कि ये जो था कि असंवैधानिक और अवैध था क्योंकि वे पुनरायिक निर्णयावलोकन की शक्ति को नष्ट करते हैं जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की बात करता है। पार्लियामेंट्री से संसदीय प्रणाली की बात करता है। रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति नीतिगत सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखता है, उनके स्वाधीनता की बात करता है। प्रिंसिपल्स और इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि समत्व का सिद्धांत की बात करता है। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 आप लोगों को पता है आपके फंडामेंटल राइट्स में दी गई है, जिसमें समता का अधिकार दिया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि यहाँ कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। देखिए ये जो मामला आया था ये आया था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में। सर्वप्रथम जब ये आया था तो इसमें ये कहा गया था कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक संशोधन को अविधिमान्य घोषित कर दिया गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर शून्य घोषित कर दिया था और उन्हें 6 वर्ष के लिए चुनाव में अभ्यर्थी होने के लिए मना कर दिया था। वो किसी प्रकार का 6 साल तक वो किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। परंतु संसद था उसने 39वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संविधान में एक नई धारा जोड़कर यानी कि 329 ए जोड़कर उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को समाप्त कर दिया और उसके चुनाव को वैध घोषित कर दिया। और ये वो बंद कर देता है कि जो भी अपीलार्थी है जो अपील कर रहा है उसका चुनाव वैध था, वैध है और वैध ही रहेगा। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के चुनाव को वैध घोषित किया और वो भी 39वें संविधान संशोधन के खंड के आधार पर, उस आधार पर अविधि मान्य घोषित कर दिया, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे को ये नष्ट करता है। यानी कि ये कहता है कि जो न्यायमूर्ति जो हमारे इसके अंदर जो न्यायमूर्ति बैठे थे वो श्री खन्ना जी थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है संविधान का आधारभूत ढांचा और प्रजातंत्र की सफलता के लिए चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी के आधार पर इन्होंने इसके अंदर 3 बातें ऐड करी: विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और तीसरा लोकतंत्र जो पक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका है जो उसकी स्वतंत्रता है। लिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट जो उसको लिमिटेड पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के। इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, न्याय प्रभावकारी पहुंच होनी चाहिए लोगों की। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, यानी कि तर्कसंगता का सिद्धांत होना चाहिए। और उसके बाद बात करता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के तहत ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स दी गई हैं। अब देखिए अनुच्छेद 32 के अंदर देख लेते हैं, वो ये कहता है कि
इस भाग के द्वारा जो प्रदत्त जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनको परिवर्तित करने के लिए कुछ उपचार दिए गए हैं। आर्टिकल 136 ये कहता है कि इसके आधार पर जो बताया गया है कि मतलब जो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की जो विशेष इजाज़त है वो दी गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 136 के तहत है वो विशेष इजाज़त के तहत अपील कर सकता है। और आर्टिकल 141 वो ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबादकार होना, यानी कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन इन ऑल कोर्ट्स, यानी कि उसके द्वारा जो भी निर्णय वो सभी उस पर लागू होगा। और 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, यानी कि एनफोर्समेंट्स ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एंड डिस्कवरी एक्सेट्रा, यानी कि इसके बारे में बताया गया। और इनके बारे में जो डिटेल है वो हम आगे देखेंगे आर्टिकल्स में, जब हम आर्टिकल्स को इनके साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।